हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम स्टडी की थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। तो वहाँ पे समझ में आया कि जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस है उससे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी थ्योरम है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से या पोजिशन की वजह से एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन पे इनर्शियल जो मैकेनिकल एनर्जी है और जो फाइनल एनर्जी है वो दोनों बराबर होगी। ये इसी कंसेप्ट पर ये वाली थ्योरम है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पर एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर हम ये वाली थ्योरम यूज कर रहे हैं तो ये थ्योरम एप्लीकेबल है व्हेन ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो एक बात समझिए, अगर यहाँ पर सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं अगर वो सारे कंजर्वेटिव हुए तो उस कंडीशन पे मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो इनर्शियल है और जो फाइनल है, वो दोनों बराबर होगी। क्योंकि हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन के अंदर जो भी हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगी। तो उस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। बट अगर सिस्टम के अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो उस कंडीशन पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। देखिए, समझिए इस चीज को। अगर हम कहें कि सिस्टम के अंदर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शन है, तो ये कोई ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास m है और इसको मैंने इनर्शियल वेलोसिटी v दी। तो अगर ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा है तो हम क्या देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस पे जाकर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ½ mv² थी और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गई। और क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो एनर्जी थी ½ mv², अगर वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई तो गई कहाँ? तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर। हमें पता है फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है, एनर्जी को लॉस कर देता है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे होगा क्या, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ। तो अब इस कंडीशन पे हम इनर्शियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ये वाला कंसेप्ट कब अप्लाई होता है, जब यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, यानी कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। ठीक है, तो इन कंडीशन कि सिस्टम के अंदर अगर सारे फोर्सेस जो हैं वो अगर कंजर्वेटिव हुए तो उस कंडीशन पे हम ये थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका स्टेटमेंट निकालते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसमें डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या स्टडी किया था कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो वर्क डन होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसके नेगेटिव के बराबर होता है। यानी डेल्टा यू है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट देखा था पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनके अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। और दूसरा स्टेटमेंट अभी हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम में, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक बात समझिए यहाँ पे, जैसे कि हमने कंडीशन लगाई कि सिस्टम के अंदर अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, यानी हम कंडीशन लेके इफ ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो एक बात बताइए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनकी वजह से वर्क डन जीरो होगा, यानी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो, यानी ये वाली चीज जो है वो हमें अब जीरो मिलेगी। तो अब जो स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का वो रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट जो 3 है उन दोनों को यूज करके हम लिख सकते हैं कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, माइनस का साइन डिक्रीमेंट बता रहा है, कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट के बराबर है। यानी जो भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आई है वो कहाँ से आई है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब वो मूव कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो चेंज काइनेटिक एनर्जी में आया है और जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आया है दोनों का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पर वो ज़ीरो आएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज है वो ज़ीरो आ रहा है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर हमें सिस्टम के अंदर सारे फोर्सेस जो है वो अगर कंजर्वेटिव दिए हुए हैं तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो है वो जीरो होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनर्शियल। अभी जो हमने स्टेटमेंट देखा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा के को के फाइनल माइनस के इनर्शियल प्लस डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनर्शियल इज इक्वल टू जीरो। तो ये स्टेटमेंट का नया फॉर्म हमारे पास आ जाएगा के इनर्शियल प्लस के फाइनल, सॉरी यू इनर्शियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। और देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनर्शियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो यही हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ये हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए एक और चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो अभी हमने देखा कि जो सिस्टम के अंदर सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हैं, तो उस कंडीशन पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, सिस्टम के अंदर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तब अलग स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये चीज भी ध्यान रखिए, है ना। जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है।
तो अभी हमने देखा कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे है ही नहीं सिस्टम के अंदर, तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो है वो ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि डेल्टा वर्क नेट इज इक्वल टू जो होता है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। दूसरा हम लिखते हैं डेल्टा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 स्टेटमेंट होते हैं जो कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बनता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि व्हेन ओनली वन कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। तो वन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है स्प्रिंग फोर्स या हो सकता है ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर रिलेशन नंबर 25 यहाँ पर हमें गिवन है अ ब्लॉक शॉन इन फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इनर्शियल जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 है। फाइंड आउट स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे गिवन है उसको समझे। तो ये है इसकी इनर्शियल पोजीशन। इनर्शियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। ये है इसकी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग जो है वो स्टार्टिंग के अंदर 2 मीटर जो है वो पहले ही एक्सटेंडेड है, यानी यहाँ पर इसके अंदर स्टार्टिंग जो है वो काइनेटिक एनर्जी 0 है, वो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर है इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और ऑब्जेक्ट जब नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। होगा क्या, अभी जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और नेचुरल लेंथ तक काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर हो जाएगी मैक्सिमम। उसके बाद स्प्रिंग का कंप्रेशन स्टार्ट होगा। तो हमें बोला है कि जब स्प्रिंग का कंप्रेशन जो है यहाँ से 1 मीटर का हो चुका हो तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है। ए जो है वो इसकी इनिशियल स्टेट है और बी हमारे लिए यहाँ पर फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट के अंदर और फाइनल स्टेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ तो जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट है ना। ये क्वेश्चन हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, पर अभी हम इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करें। तो देखिए इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनर्शियली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है ना। तो इसमें हम लिखेंगे हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस स्टार्टिंग के अंदर इसके लिए जो स्प्रिंग एनर्जी होगी वो होगी 1/2 के एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे x1 और x2 जो है वो स्प्रिंग के कंप्रेशन है जो हम इसकी मीन पोजीशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो ये आएगा 0 प्लस हाफ के, ओके। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू जो है वो नहीं गिवन है, तो हमें आंसर जो है वो के की फॉर्म में निकालना है। तो के x1 जो है वो हमें गिवन है 2 मीटर इज इक्वल टू हाफ m
v2 हमें फाइंड करना है प्लस हाफ के x2 जो है वो हमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा हाफ 4k इज इक्वल टू हाफ mv2 प्लस हाफ के, दोनों तरफ हाफ जो है वो कॉमन हट जाएगा, के की वैल्यू यहाँ आएगी, तो ये हमें मिलेगा 4k माइनस के यानी 3k इज इक्वल टू ना ये हाफ और ये हाफ हमने हटा दिया, ये k इधर आएगा तो 3k इज इक्वल टू mv2, तो हमें यहाँ पे मिलेगा v2 इज इक्वल टू 3k बाई m, यानी हमें मिलेगा फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू रूट 3k बाई m। तो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ये होगी। ठीक है, तो देखिए हमने जो स्टेटमेंट यूज़ किया है वो इनर्शियल और फाइनल स्टेट में यूज़ किया है। अब इसके बीच में इनर्शियल और फाइनल के अंदर ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर k और m की वैल्यू तो गिवन नहीं है, k m की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, k की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो तो हम यहाँ रख सकते हैं। सिंपली हमारे पास आंसर आया v2 इज इक्वल टू रूट 3k बाई m। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m is dropped from height h above the ground. Find out speed of block when it reaches the ground. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है उसको h हाइट से हमने ड्रॉप किया है, तो हमें बोला है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इसको हम देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है वो m है, ये अभी h हाइट पे है ग्राउंड से, तो हमें बोला है कि जब ये ग्राउंड पे यहाँ पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी। इनर्शियल स्टेट और फाइनल स्टेट में देखें तो देखिए इनर्शियल स्टेट में उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो, यानी v1 जो है वो जीरो है, v2 हमें फाइंड करना है। रेफरेंस हमें मानना होता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हाइट अगर h है तो हम ये वाले लेवल को जीरो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करते हैं। तो यहाँ से हाइट पर यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की होगी वो होगी mgh। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो हम देखिए इनिशियल स्टेट ए और फाइनल स्टेट बी के बीच में इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन इज इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 होगी, हाफ mv2 होगी। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, तो यहाँ से हमें मिला जी एच है ना, m तो कट जाएगा, जी एच इज इक्वल टू 2v2 यानी v इज इक्वल टू रूट 2gh। सेम रिलेशन जो है वो हमें काइनेमेटिक्स में भी मिला था, सेम रिलेशन जो है वो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में भी मिला था। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो रूट 2gh होगा। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को हमें यूज करना है। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे हमें बोला है अ पार्टिकल मास दिया हुआ 1 kg स्लाइड डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। देखिए फ्रिक्शनलेस इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए जिसकी हाइट 2 मीटर दी हुई है, आफ्टर रीचिंग पॉइंट सी द पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल। व्हेन इट रीच एट हाईएस्ट पॉइंट P 1 मीटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी को ये डाउट है कि अगर ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो ऐसा नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से होगी। ठीक है, तो अब देखिए अभी हमने देखा कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सॉरी यहाँ पर जो हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो हमें स्टेटमेंट जो है वो इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी फाइनल पोजीशन के बीच में रखना होता है।
अगर इसकी इनर्शियल पोजीशन पे देखें तो इसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, इनर्शियल स्पीड जो है वो ज़ीरो है, और इस लेवल से यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो इनर्शियल स्टेट में हम देखें तो इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनर्शियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगी mgh। ठीक है, तो अभी हम इसे लिख लेते हैं mgh1। ठीक है, जब हम पॉइंट P पे बात करेंगे तो पॉइंट P पे उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो होगी हाफ m v2 स्क्वायर। v2 वो वैल्यू है जो हमें, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड करनी है ना, तो हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड करनी है, तो यहाँ पर वैल्यू हम ना रखें तब भी आंसर आएगा। तो हमने अज्यूम किया कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है k। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी mgh2। तो हम इसका स्टेटमेंट यूज करते हैं, इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इनर्शियल पोटेंशियल एनर्जी m हमें दिया हुआ है 1, g की वैल्यू हमें यूज करनी है 10, और इनर्शियल हाइट दिया हुआ है 2, प्लस इनर्शियल काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m की वैल्यू 1 दी हुई है, g की वैल्यू 10 और हाइट दिया हुआ है 1, प्लस k फाइनल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10 प्लस k फाइनल, यानी k फाइनल हमें मिलेगा 20 माइनस 10 यानी 10 जूल। ओके, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो रेफरेंस हमने माना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाला रेफरेंस माना है, वो ग्राउंड को माना है। अगर हम यहाँ पे इसको u इज इक्वल टू जीरो अज्यूम करते तो तब भी आंसर सेम ही आता। उसमें हम हाइट जो चेंज लेते हैं वो 1 मीटर का लेते, तो हम यहाँ से लिख देते सीधे कि mgh जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता, मास 1 होता, g की वैल्यू 10 होती और हाइट में चेंज 1 होता, यानी वो 10 जूल के बराबर होता। बट इसको स्टार्टिंग में हम नॉर्मल इस तरीके से ही कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है अ वेज ऑफ मास m जिसकी वैल्यू जो है वो 4 स्मॉल m दी हुई है, लाइज ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन। फ्रिक्शनलेस प्लेन मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं। अ पार्टिकल ऑफ मास m approaches the wedge with velocity v after there is no friction between particle and plane or between particle and wedge. The maximum height climbed by the particle on wedge given by। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसे हम समझते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो वेज है उसका मास जो है वो कैपिटल एम है। तो अज्यूम करते हैं ये प्लेन सरफेस और ये कोई वेज है जो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m, ये कैपिटल M इज इक्वल टू 4m। ठीक है, इनर्शियली ये रेस्ट पर है और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है v। ठीक है, ये है इसकी इनर्शियल स्टेट। फिर हमें कहा है कि ये वाला जो स्मॉल ब्लॉक है वो इस वेज पर क्लाइम करता है, तो कितना मैक्सिमम क्लाइम कर पाएगा। तो ये तो हमारे पास इनर्शियल स्टेट थी, और फाइनल स्टेट में देखें तो देखिए फाइनल स्टेट में क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा वो मैक्सिमम हाइट तक क्लाइम करेगा और उसके बाद वहां पर रेस्ट में रहेगा। वो पूरा सिस्टम जो है वो कोई वेलोसिटी से मूव करेगा, ये होगा वी फाइनल। ठीक है, तो देखिए इनर्शियली जो सिस्टम है ये इनर्शियल स्टेट में और ये फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तब हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वी फाइनल निकालने के लिए हमें मैकेनिक्स यूज करना होगा, जहाँ पे हमें मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें
दो थ्योरम जो है वो यूज़ करनी होंगी। एक तो होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, जहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, और दूसरा हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाइट निकालना है तो उसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करके हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए इनर्शियल मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो इनर्शियल मोमेंटम देखिए, ये जो वेज है इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो इनर्शियल मोमेंटम हमारे पास मिलेगा वो होगा m इंटू वी, और ये जो वेज है इसका मोमेंटम जीरो है। फाइनल मोमेंटम देखिए पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ मूव कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का मास होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और वेलोसिटी होगी वो होगी v फाइनल। तो हमें यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी v फाइनल इज इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये है हमारे पास सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने आधा काम किया, हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई। तो अब इस कंडीशन के लिए हम स्टेट जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसका स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, वो है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, तो इनिशियली हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ ब्लॉक की थी, वो थी हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर ये वाला लेवल जो है यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बाद में जो सिस्टम है उसका मास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और वेलोसिटी है v फाइनल स्क्वायर। प्लस देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सिर्फ ये वाले ब्लॉक की चेंज हुई। अगर ये ब्लॉक जो है वो यहाँ से यहाँ तक h हाइट क्लाइम करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा mgh से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो उस ब्लॉक की होगी वो होगी mgh। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट मिला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m वी फाइनल स्क्वायर प्लस mgh। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें जो 4m है उसकी वैल्यू गिवन थी, उसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें ये मिलेगा एम वी अपॉन 4m प्लस स्मॉल m, यानी ये हमें मिलेगा v फाइनल इज इक्वल टू v बाई 5। v बाई 5। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे v फाइनल की जगह डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ये हमें मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 4m प्लस m v बाई 5 प्लस v5 का स्क्वायर प्लस mgh। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 5m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 25 प्लस mgh। ठीक है, दोनों तरफ m कट हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिला वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 10 प्लस जी एच। तो इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू जी एच, यानी ये हमें मिलेगा 4v स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू जी एच, या 2v स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू जी एच, यानी h हमें मिलेगा 2v स्क्वायर अपॉन 5g। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना क्लाइम कर पाएगा, उसकी वैल्यू होगी 2v स्क्वायर अपॉन 5g। तो 2v स्क्वायर अपॉन 5g, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। यानी वो जो ब्लॉक होगा वो मैक्सिमम 2v स्क्वायर अपॉन 5g इतनी हाइट जो है वो क्लाइम कर पाएगा।